नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और आज इस उदय बैच में है ना हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जहां पर हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। है ना, काफी सारे क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ब्राउनी गति हुआ, विसरण हुआ, वो आगे की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बेसिकली आज का जो एम है ना, आज का जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हम क्या करें, सॉल्व करें। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जो चैप्टर के बीच में दिए जाते हैं, उनको भी हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई बिना देरी करे हम शुरुआत करते हैं। तो देखो, इसकी प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपके सामने जब भी प्रश्न आए तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उस प्रश्न को देखना है और खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फिर खुद अटेम्प्ट करने के पहले, है ना, मतलब खुद अटेम्प्ट करो और फिर उसके बारे में सोचो, ठीक है। और हो भी सकता है कि इन केस में ना वो तुमसे नहीं बन रहा है, तो फिर अपने को क्या करना है, आगे की वीडियो को देखना है ना, आगे की वीडियो को अगर हम बात करें फिर देन सॉल्यूशन के लिए देखना है। तो बच्चों शुरू करते हैं अपन, है ना, बिना देरी करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, क्या करने वाले हैं सर, क्या करवाने वाले हो सर, जल्दी बताइए। तो हम करवाने वाले हैं आपको मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब सर आप हमें करवाने वाले हो अभ्यास। क्या करवाने वाले हो, अभ्यास, ठीक है। तो अभ्यास की बहुत प्यारी सी बात है कि सबसे पहले है ना हमें खुद को अपना, है ना, खुद का एफर्ट डालना है, देन हमें है ना आगे बढ़ना है, ठीक है। हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, तुमने रिवाइज भी किया होगा बहुत अच्छे से, हमने पिछली क्लास में भी बताए थे, ठीक है। हाँ, और अगर ऐसा लग रहा है तो पहले रिवाइज कर लो और देन इस वीडियो को देखना। तो भाई पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, पदार्थ मतलब भाई कौन सी चीज, द्रव्य है ना, द्रव्य होते थे, ठीक है। अब द्रव्य की कंडीशन दो हुआ करती थी। पहला क्या हो, जिसके पास सर, जिसके पास द्रव्यमान हो, मास हो, क्या हो, मास हो, अच्छा सर। और दूसरा क्या है, उसके पास क्या हो, जो जिसके पास हो आयतन, या जो स्थान घेरता हो, जो क्या हो, स्थान घेरता हो। तो जिसके पास द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है, हाँ, वही अगर हम बात करें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब बताओ, क्या कुर्सी घेरती है, बिल्कुल घेरती है। क्या वायु घेरती है, देखो वायु के, कुर्सी के पास भी द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है। वायु के साथ भी ऐसा है। स्नेह है ना, स्नेह ऐसा है क्या, नहीं, है ना, स्नेह जो है वो नहीं है। फिर गंध, भाई स्मेल भी नहीं है, गंध भी नहीं है। घृणा, घृणा मतलब कभी कभी है ना हमारा दोस्त जो है वो क्या ले आता है, अच्छे मार्क्स ले आता है। अब अच्छे मार्क्स ले आता है तो ना हमें अंदर ही अंदर थोड़ी सी क्या होने लगती है, घृणा होने लगती है। ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है। तो फिर भी कई बच्चे ऐसा सोच लिया करते हैं कि यार मेरे मार्क्स कम क्यों आए, है ना, मेरे दोस्त के मार्क्स ज्यादा कैसे आ गए, ऐसा कैसे, तो वो घृणा है ना, मतलब जेलसी टाइप चीज हो जाए, तो वो भी नहीं है। बादाम है क्या, बिल्कुल है। विचार नहीं है, किसी प्रकार की भी फीलिंग, थॉट्स जो है वो द्रव्य नहीं होती, पदार्थ नहीं होती। शीत, क्या शीत है, नहीं, शीत मतलब ठंड, ठंड होती है क्या, नहीं, एक फीलिंग टाइप है ये। नींबू पानी बिल्कुल है। इत्र बिल्कुल है ना, इत्र की सुगंध नहीं है, इत्र बोलता है तो ठीक है, इत्र की सुगंध नहीं है, ठीक है, हाँ भाई। तो बेसिकली अब आंसर लिखना होगा तो तुम क्या लिखोगे कि कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जिनके पास भी, है ना, जिनके पास द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं वही द्रव्य कहलाते हैं। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने पहले भी कर चुके थे एग्जाम चैप्टर में, और आई होप आपसे ये भी बनने लगा होगा। तो बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। रीजन क्या है, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं क्या होता है बच्चों, है ना। एक कंसेप्ट होता है विसरण, क्या होता है, विसरण। अभी हम थोड़ा सा समझ लेंगे, लेकिन आगे वाली वीडियो में इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, एक विसरण के ऊपर और दूसरा ब्राउनी गति के ऊपर। देखो ध्यान से सुनो, एक चीज होती है सांद्रता, क्या होती है, सांद्रता। सांद्रता को अभी इतना ये समझो कि भाई कोई कितना चीज गाड़ी है ना, गाड़ी या इन द सेंस में खुद सुनो कि मान लो, है ना, मान लो मेरे पास 100 ml क्या है, 100 ml मेरे पास पानी है। कितना है, 100 ml मेरे पास क्या है, पानी है, ठीक है। 100 ml मेरे पास क्या है, पानी। इसके अंदर मैंने, है ना, मैं बोल देता हूं मैंने 10 ग्राम क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया,
ठीक है, हाँ भाई। अब इस 10 ग्राम नमक के कारण इसमें पानी में क्या आया होगा भाई, इसके अंदर भाई इसका खारापन आया होगा, इसकी सॉल्टनेस आई होगी। तो ये जो नमक है इस पानी में कितना उपस्थित है, इसी को अपन सांद्रता कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आगे चल के अपन है ना विलय, विलायक और विलयन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर ये सारी बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि मतलब अभी तो ये सिंपल फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब एक फिक्स पानी है, पानी की मात्रा है, उसमें कितना नमक उपस्थित है या कोई चीज कितनी उपस्थित है, ठीक है, उससे हम फिलहाल क्या कहेंगे, सांद्रता कहेंगे। क्या कहेंगे, सांद्रता कहेंगे। अब खुद सोचो कि मान लो है ना मेरे पास एक इत्र की शीशी है, क्या है, इत्र की शीशी है, ये मेरे पास इत्र की एक शीशी टाइप है, ठीक है। इस इत्र की शीशी में ये क्या रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है इत्र, क्या रखा हुआ है, इत्र, है ना, सेंट रखा हुआ है, ठीक है, इत्र रखा हुआ है। अब ये क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड। बताओ इत्र कहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है या फिर इस वातावरण में उपस्थित में ज्यादा है, मतलब वातावरण में है, बताओ कहां पर उपस्थित है ज्यादा, सर इत्र यहां पर है, तो मतलब यहां पर अधिक सांद्रता है, क्या है, अधिक सांद्रता है, ठीक है, मतलब अधिक इत्र यहां उपस्थित है तो अधिक सांद्रता है। अब ये अधिक सांद्रता से ये इत्र, जैसे मैंने शीशी खोली तो ये रूम के चारों तरफ इधर उधर इसकी महक क्या होने लगी, फैलने लगी, यहां वहां क्या होने लगी, फैलने लगी। तो ये जो इत्र की महक है वो यहां वहां फैलने लगी, मतलब अधिक सांद्रता से, है ना, कम सांद्रता की ओर, कहां किसी और की ओर, कम सांद्रता की ओर, सांद्रता की ओर, है ना, की ओर, है ना, द्रव्य के कणों का प्रवाह, द्रव्य के कणों का प्रवाह। देखो ध्यान से, कैसे पता चला हमने कि भाई तुम भाई एक रूम के किसी कोने में रखे हुए थे, इत्र की शीशी को जैसे खोला पूरे रूम में सुगंध फैल गई, मतलब इत्र के जो कण थे, है ना, वो पूरे रूम में फैलने लगे, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, है ना, द्रव्य के कणों का प्रवाह जो कहलाता है, द्रव्य के कणों का जो प्रवाह कहलाता है, द्रव्य के कणों का जो प्रवाह कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। अभी से यही समझना था कि जब भी है ना, जब भी तुमने इत्र की शीशी को खोला तो इत्र की शीशी में अधिक सांद्रता थी, वहां पर इत्र बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित था एक डेफिनेट वॉल्यूम में, बट जैसे ही है ना उस शीशी को मैंने खोला वो पूरे की पूरी उसकी सुगंध जो है वो पूरे के पूरे रूम में फैल गई, मतलब उसका कणों का प्रवाह होने लगा रूम की ओर, और रूम में तो इत्र था ही नहीं, मतलब वहां कम सांद्रता थी, बहुत कम सांद्रता थी। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, है ना, द्रव्य के कणों का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो ये ऐसा क्यों बताया, आप ध्यान से सुनो। तो भाई गर्म खाने की, है ना, गर्म खाने की खुशबू जो है वो है ना पूरे रूम में फैल जाती है, जबकि है ना ठंडे खाने की फैलती नहीं है। ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि गर्म जैसे ही तुम करते हो तो वहां पर कणों की जो है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है। अब जैसे ही तुमने गर्म करा, जैसे ही मम्मी ने एक तड़का लगाया, है ना, तो तुरंत सुगंध आ गई हमारे तरफ। क्यों आ गई, क्योंकि वहां पर भाई तड़का लगा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, जिसके कारण पार्टिकल्स जो कण थे वो तेजी से मूवमेंट करने लगे और हम तक पहुंच गए। अब जब तेजी से मूवमेंट करने लगे, हम तक पहुंच गए, तो हमें सुगंध आ गई। तो भाई गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने को से निकलने वाली गैस की कण की गति बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने बताया उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब देखो ठंडे खाने के साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि ठंडा खाने के भाई पार्टिकल्स बहुत स्टेबल रहेंगे, मतलब अगर हम बात करें उनका मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं होगा, इसके कारण हमें खुद पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, मतलब ठंडे खाने की तुलना में तो क्या होगा, तेजी से होगा भाई इनमें गर्म खाने में, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत अधिक होगा। याद रखो कि जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा, अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा, कणों की उतनी ज्यादा गति होगी, और जितनी ज्यादा कणों की गति होगी उतना ज्यादा, अगर हम बात करें, विसरण तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा था, आई होप तुम लोगों ने समझा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब हम देखते हैं किसकी, हाँ, स्विमिंग पूल में, है ना, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। ध्यान से सुनो, पदार्थ क्या होता है भाई स्विमिंग पूल में तुम जाओगे तो खुद सोचो कि मान लो, है ना, मान लो 3 मैं तुम्हारे पास चॉइस देता हूं। पहला क्या, एक स्विमिंग पूल बिल्कुल खाली है ना, चलो ठीक है भाई एकदम खाली है। एक स्विमिंग पूल में, है ना, अगर हम बात करें हमारे पानी भरा हुआ है, और एक स्विमिंग पूल में क्या है, हम बोल देते हैं रेत भरी हुई है ना, क्या भरी हुई है, रेत भरी हुई है। अब जैसे तुमने वो खाली स्विमिंग पूल में गया, तुमसे बोला दौड़ो, तो तुम तुरंत दौड़ कर चले जाओगे, है ना, तुरंत पार हो जाओगे। दूसरे स्विमिंग पूल में क्या रखा हुआ है, दूसरे स्विमिंग पूल में रखा हुआ है पानी,
तो तुम एक किनारे से पानी के अंदर उतरे और फिर दौड़कर दिखाओ, है ना। जैसे तुम दौड़ोगे तो थोड़ा देर से पहुंचोगे एज कम्पेयर टू खाली वाले स्विमिंग पूल में, है ना, फिर भी पहुंच जाओगे आर पार। फिर तीसरे वाले की बात करता हूँ, है ना, जिसमें क्या भरी हुई, रेत भरी हुई और तुम्हें इतना इतना गाड़ दिया है या इतना इतना तुम उसमें धंस चुके हो। अब तुम दौड़ कर बताओ क्या करना पाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। रीजन क्या है इसके पीछे का? सिंपल सा रीजन ये है कि भाई पार्टिकल जो द्रव्य भरा हुआ था उन स्विमिंग पूल के अंदर, जो द्रव्य की बात कर रहे हैं, मतलब जो पदार्थ भरा हुआ था, वो तुम्हें कितना अलाउ कर रहा है तुम्हारे मूवमेंट में, वो किस पे डिपेंड करता है? उन कणों के बीच में उपस्थित स्थान के ऊपर, या उनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल के ऊपर। अगर मैं बात करूं जो खाली स्विमिंग पूल था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, गैस। अब गैस के जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं और उनके बीच में बहुत ज्यादा स्थान होता है, जिसके कारण तुम आसानी से, अगर हम बात करें, वहां से निकल गए। वही बात करें जल में, तो जल में भी अगर हम बात करें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, है ना। गैस की कंपेरिजन कम होता है लेकिन अच्छा खासा स्पेस भी होता है और उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल भी क्या होता है? मध्यम होता है, ठीक है। हाँ, ठोस और गैस के बीच वाला होता है, तो जिसके कारण तुम वहां से मूवमेंट कर पाए। बट रेत में क्या हो जाता है? रेत तो ठोस है भाई, तो वहां पर मूवमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा, अगर हम बात करें, कठिन हो जाता। और सोचो वहां लोहा होता, एकदम ठोस होता, तो बात ही अलग हो जाती। तो यही बताना था कि पानी के कणों के बीच, है ना, दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। और रिक्त स्थान है, यही कारण है कि, है ना, ये गुण है जिसके कारण हम स्विमिंग पूल में गोताखोर जो होते हैं, जो डाइवर्स है, जो डाइवर्स होते हैं, वो आसानी से कर सकते हैं। जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, जैसा मैंने बताया, ठोस से कम होता है, जिसके कारण उनमें मूवमेंट, अगर हम बात करें, संभव है। ठीक है, तो बढ़िया सा ही क्वेश्चन था जो तुम लोगों से बनना चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, है ना, क्या क्या विशेषताएं? पहली बात, तुम पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। दूसरा क्या है? इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तीसरा क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा जो है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये विशेषताएं थी जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, और ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों से बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छे, क्या इजी है। पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बारे में हमने देखा था। चलो, अच्छा, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को, है ना, घनत्व कहते हैं। भाई एक डेफिनेट, अगर हम बात करें, एक वॉल्यूम है मेरे पास, उसके अंदर कितना मास उपस्थित है, उसी को हमने बोला था घनत्व। घनत्व बराबर बोला था मैंने, घनत्व, है ना, घनत्व बराबर क्या था? डेंसिटी बराबर था द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। द्रव्यमान बटे आयतन ही हमारा क्या था? हमारा था घनत्व। क्या था? घनत्व। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित, अगर हम बात करें, निम्नलिखित को व्यवस्थित करें: वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। सबसे पहली बात तो, है ना, अपने को क्या करना है? अगर बात करें घनत्व बढ़ते क्रम में, तो जिसमें अगर हम बात करें घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा, है ना भाई? जिसका सबसे ज्यादा उस चीज का होगा जो ठोस होंगी। सबसे ज्यादा किसका होता है घनत्व? ठोस का। फिर उससे कम किसका होता है? उससे कम होता है द्रव का। और उससे कम किसका होता है? गैस का। किसका? गैस का। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा? सबसे पहले आएगी वायु। ठीक है, क्या आएगी? वायु। अब चिमनी के धुआं में तुम देखोगे छोटे छोटे, अगर हम बात करें, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ठोस होता है, तो वो थोड़ी भारी होती है। तो सबसे कम वायु होता है, फिर उससे होता है चिमनी का धुआं। फिर उससे ज्यादा अपन थोड़ा सा बने तो एक फ्लफी टाइप की होती है रुई, है ना, रुई आती है। फिर कौन आता है? फिर आता है भाई जल, है ना। देखो खुद सोच लो कि जब इसका कैसे कंपेरिजन करोगे इन दोनों में? रुई को डाल दो जल के ऊपर, बताओ रुई तैरेगी या फिर जल तैरेगा? बताओ। रुई तैरेगी भाई, मतलब रुई ऊपर रहेगी, जल नीचे रहेगा। और जो देखो हमेशा जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो ऊपर रहता है, जिसका घनत्व कम होता है वो क्या रहता है? नीचे रहता है। ठीक है, फिर कौन आएगा? फिर आएगा शहद। फिर कौन आएगा? फिर आएगी चौक। और फिर देन आएगा लोहा। ठीक है, तो एक फिक्स वॉल्यूम में, है ना, एक तुम खुद सोच लो, इतना बड़ा रुई का टुकड़ा ले लो, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा ले लो, ऑब्वियसली लोहे का घनत्व अधिक होगा, क्योंकि उस छोटे से आयतन में, है ना, लोहे के अंदर ज्यादा द्रव्यमान है। और जिसके अंदर ज्यादा द्रव्यमान होगा, है ना, वो ही, अगर बात करें, उसका घनत्व अधिक होगा। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए थी। तो ये उत्तर है, तो आई होप तुम लोगों ने सीख लिया होगा। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, अब है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कौन कौन सी चीज है? दृढ़ता, संपीडितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार,
गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। ठीक है, तो हम सभी के बारे में ध्यान से देखेंगे। दृढ़ता क्या होती है? दृढ़ता क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल लगाते हैं तो उस वस्तु का एक गुण होता है कि वो अपने ऊपर लगने वाले बाह्य बल को अपोज करे, मतलब उसके विरुद्ध अगर हम बातें करें। आप विरुद्ध कैसे? कि जैसे कि मान लो मैं एक लकड़ी का गत्ता है, उसके ऊपर मैंने जोर से अगर बात करूं, उसके ऊपर बल लगा रहा हूं ताकि उसका आकार चेंज हो सके, बट लकड़ी क्या है, उल्टा अगर हम बात करें है ना, उस चीज का अपोजिट मतलब अपोज कर रही है उस चीज को, है ना, उसका विरोध कर रही है कि मेरा आकार चेंज ना हो। तो ध्यान से सुनो, रिजिडिटी जिसे बोलते हैं हम, दृढ़ता, पदार्थ का वह गुण है ना जो बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है। ठीक है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? सबसे अधिक होता है ना, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते। ठीक है, हाँ भाई, तो द्रव और गैस जो है वो दृढ़ नहीं होते, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये रिजिड नहीं होते, जो ठोस होते हैं, है ना, जो ठोस होता है वो रिजिड होते हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं संपीड़ितता की। किसकी? संपीड़ितता की, जिसको अपन बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। सब पदार्थ के कणों के बीच, है ना, कंप्रेसिबिलिटी मतलब खुद सोचो, जितना ज्यादा अगर हम बात करें ना, पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है ना, ठोस में सबसे कम होता है ना, और द्रव में उससे ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। तो कंप्रेसिबिलिटी का ये मतलब ये है कि तुम अधिक दाब लगाओ, प्रेशर ज्यादा लगाओ, तो जिसके कारण उनका आयतन क्या हो जाता है? कम होने लगता है, कण पास पास आने लगते हैं। ठीक है, मतलब कंप्रेस करना, मतलब प्रेशर लगा के, दाब लगाकर, है ना, और हम क्या कर दे, उसको कंप्रेस कर दो, उनके कणों को पास पास लिया है, उसे हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब खुद सोचो, क्या ठोस को कंप्रेस किया जा सकता है? क्या ठोस को कंप्रेस किया जा सकता है? ठोस जो होता है ना, उनके बीच में पहले से अगर हम बात करें, जो अंतर कणों के बीच में जो स्थान है वो क्या है? बहुत कम है। अब उनके ऊपर तुम प्रेशर लगाओगे तो क्या वो पास पास आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, है ना, बिल्कुल वैसे ही बहुत कम है, बहुत नगण्य है उनके बीच में स्थान है, तो इसलिए वो संपीड़ित नहीं होते। बट गैस को हम संपीड़ित करके, तुमने देखा होगा कंप्रेसिव नेचुरल गैस, सीएनजी के बारे में सुना होगा, तो वहां पर क्या है भाई, वहां पर भी कंप्रेस करके, है ना, वहां पर भी संपीड़ित करके हमने क्या किया है, गैस को अगर हम बात करें स्टोर करते हैं, है ना, ढेर सारी गैस थी, उसको हमने उसके ऊपर ढेर सारा प्रेशर लगाया जिसके कारण उसे सिलेंडर में भर सके। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है। तो ये बात याद रखो कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव, है ना, के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़ितता कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। द्रव तथा गैस संपीड़नीय होते हैं। ठीक है, गैसें सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है। ठीक है, ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि इनके बीच में जो अंतर आणविक स्थान है वो बहुत कम होता है, जो तुम्हें पता होना चाहिए था। इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जैसा मैंने बताया। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाली सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। कि फॉर एग्जांपल इस पूरे रूम में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है, बट विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, हाई प्रेशर में उसे एक सिलेंडर में भर सकता हूं। इसी गुण को मैंने बोला संपीड़ितता, इसी गुण को मैंने बोला संपीड़ितता। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं फ्लूइडिटी की, तरलता की। ठीक है, तो फ्लूइडिटी या तरलता को सिंपल समझो, बहने का गुण, है ना, किसी चीज का फ्लो होना, है ना। अब कौन कौन चीज फ्लो हो सकती है? जिसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। किस किस के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? वो है हमारा गैस और द्रव, गैस और द्रव। सो पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है ना, इसीलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, गैसें सभी दिशाओं में बह सकती है ना, सभी जगह, क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है, क्योंकि इनमें कणों के बीच दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये बहुत तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, चलो अब हम देखते हैं किसकी, कि बर्तन में गैस का भरना, है ना, बर्तन में गैस का भरना किस तरीके से बढ़ती है भाई? तो किसी बर्तन में गैस का भरना आसानी से भरा जा सकता है। क्यों है भाई? क्योंकि पार्टिकल्स तीव्रता से मूव करते हैं, इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि जिस कंटेनर रखोगे, जैसे कि खुद सोचो एक सिलेंडर में, सिलेंडर को तुमने जैसे ही खोला पूरे रूम में फैल जाएगी, तो गैस तो है बहुत आसानी से अगर हम बात करें उसे भरा जा सकता है। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण होता है। उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। ठीक है, और रैंडमली मूव करती हैं।
ठीक है, आकार क्या होता है? तो ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, बिल्कुल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव्य तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता, मतलब गैस और द्रव के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन करा था, डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि इनका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, चलो अब हम बात करते गतिज ऊर्जा की। सो पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, ऑब्वियसली भाई, है ना, ठोस की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है? सबसे कम होती है, और गैस की गतिज ऊर्जा, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा होती है बहुत अधिक। तो गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि यह तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कणों के कंपन भी करते हैं। ठीक है, द्रव में गैसों से, है ना, कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, जो तुम्हें पता होना चाहिए। घनत्व की बात करते हैं। तो घनत्व क्या है? किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के, अगर हम बात करें, बराबर होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है देखो ध्यान से कि घनत्व क्या है। घनत्व जैसा मैंने बताया वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो एक प्रति इकाई आयतन, एक फिक्स आयतन है हमारे पास, एक यूनिट आयतन है, उसमें कितना द्रव्यमान उपस्थित है उसे अपन कहते हैं घनत्व। ठीक है, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए था, बड़ा ही सिंपल सा था जो तुम लोगों को पता नहीं। ये एक इंडेक्स क्वेश्चन है जो तुम्हारी बुक के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो अब अपने को कारण बताना है ना। कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कशन किया था, तुम बताओ। ठीक है, बताओ। तो गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण, ठीक है, इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकी है, तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूर्ण रूप से, अगर बात करें, भर देती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अगर हम बात करें जो अंतराण्विक बल है वो सबसे कम होता है, और यही कारण है कि, है ना, जिस कंटेनर में से रखा जाता है उसका पूरा स्थान ये घेर लेती है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैस, है ना, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है? बिल्कुल डालती है। क्यों? क्योंकि इनके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत अधिक होती है, और ये बार बार, है ना, जो वॉल होती है ना, जो कंटेनर की वॉल होती है, जिस पात्र में इनको रखा जाता है उसकी जो, अगर हम बात करें, दीवार होती है, उसके ऊपर ये क्या डालती है? बहुत ज्यादा फोर्स होती है, क्योंकि ये एक्सपेंड करने वाली होती है। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित हो और तीव्र होती है। इस कारण से, है ना, आपस में एवं बर्तन की दीवारों पर टकराते रहते हैं इसके कण जो है। ठीक है, बर्तन की दीवार पर गैस के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है। खुद सोचो कि एक सिलेंडर में क्या है, गैस जो है वो बाहर निकलना चाहती है। ठीक है, जैसे तुम सिलेंडर खोलते हो तुरंत गैस बाहर कैसे निकलती है? क्योंकि वो क्या रहती है भाई, उनकी गति जो है अनियमित रहती है ना, और जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा होती है, और हम ज्यादा दाब लगाकर उसको ऐसा इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे छोड़ते हैं तो वो तुरंत क्या होती है भाई, बाहर निकलने का प्रयास करती है। ठीक है, तो वो वॉल के ऊपर क्या लगाती है? एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर हम बात करते हैं कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है ना। ऐसा रीजन क्या है? क्या रीजन है? क्योंकि भाई इसका आकार और आयतन जो है वो दोनों की दोनों क्या है? निश्चित है, और ये वस्तु जो है वो दृढ़ है। तो लिख देते हैं कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों? क्योंकि एक दृढ़ है ना, एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट है। ये याद रखना, सारे के सारे ठोस के गुण हैं, और ये संपीड़ित होंगी क्या? नहीं, इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं है। ये सभी गुण दर्शाते हैं कि लकड़ी की एक मेज ठोस है। ठोस के सारे गुण होते थे कि आकार और आयतन निश्चित हो, कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ितता नगण्य हो, पार्टिकल्स अगर हम बात करें का मूवमेंट बहुत कम हो, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा अधिक हो, ये जो है ना दृढ़ हो, ये सारी की सारी चीजें है ना, या तरलता जिसकी नगण्य हो तो बह नहीं सके। तो वो सारी की सारी चीजें जो हमने देखी वो सारे के सारे, है ना, पॉइंट्स इसमें दिखते हैं। इसलिए लकड़ी की मेज जो है वो क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है ना, अगला है हवा में आसानी से
अपने हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ नहीं चला सकते, है ना। कराटे में दक्ष मतलब के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, कराटे वगैरह आना चाहिए। ऐसा क्यों? हवा में क्यों चला सकते हो तुम, है ना, हवा में क्या रीजन है? यही सेम क्वेश्चन है ना, अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसी तरीके का क्वेश्चन था कि वहां पर हमें ये बताया गया था कि पानी में है ना जो गोताखोर है वो तैर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हाँ, उनका अगर बात करें वो तैरना उनका संभव है आसानी से। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में गैप था, है ना, पार्टिकल्स के बीच में गैप था, जिसके कारण हमारा मूवमेंट संभव हुआ उसके थ्रू। वैसे ही गैस के बीच में भी, गैस के पार्टिकल्स में भी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है अगर बात करें, और उनका मूवमेंट ज्यादा है, उनके बीच में से रिक्त स्थान है। अब रिक्त स्थान है तो जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच से मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो हवा में, है ना, हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच, ध्यान रखना, हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान है ना, अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है ना, नगण्य होता है, जैसे मैंने बताया। इसीलिए बहुत कम बाह्य बल से, है ना, उसे हटाया जा सकता है, जबकि ठोस लकड़ी के लिए, है ना, बिल्कुल पास पास कण और बिल्कुल बंधे हुए होते हैं ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली टाइप अगर बात करें पैक्ड होते हैं, तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण ये दृढ़ संरचना बनाते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ठोस है, जैसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करा करते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा कराटे में हु हा करके मारा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाता है, लकड़ी टूट जाती है। ऐसा घर पे प्रयास ना करें, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, नहीं तो बोलोगे भाई सारी दिक्कत हो गई। चलो आगे देखते हैं। चलो, सामान्यतया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि सामान्यतया ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है भाई, है ना। सिंपल सी बात है कि घनत्व में बात करें तो ठोस का अधिक होता है और द्रव का कम होता है, बट मैं तुम्हें एक्सेप्शन बताया था आइस वाला, बर्फ वाला, वही क्वेश्चन है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, बताइए, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। देखो क्या होता है कि बर्फ जो है ना, बर्फ के पानी में, है ना, पानी से देखो किससे जमती है, पर पानी को जमाने पर बर्फ क्या हो जाती है, जमती है। बर्फ पानी के जमने से बनती है, ठीक है। हाँ, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाता है ना। क्यों होता है? क्योंकि अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं, है ना, रह जाता है, ठीक है। हाँ, रह जाता है जो पानी में नहीं होते, ठीक है। यह पिंजरे की तरह केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, पिंजरे की तरह अगर बात करें संरचना बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, जिससे इसका आयतन जो है वो उतना ही, अगर बात करें उतना ही, अगर बात करें आयतन जो है वो थोड़ा ज्यादा दिखने को लग जाता है, ठीक है। कभी तुम देखोगे कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ तुम वाटर लोगे, ठीक है, और उसको जब बर्फ बनाओगे तो तुम देखोगे जितना पानी भरा था उससे ज्यादा अगर बात करें आयतन वाली बर्फ बनी है, ठीक है। हाँ, उतना ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है, ठीक है। आयतन के बढ़ने से घनत्व, है ना, जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े अगर बात करें जल पर तैरने लगते हैं। खुद सोचो कि जब जैसे तुम, है ना, बर्फ को जमाओगे, घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है ना, घनत्व जो होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब घनत्व कब ज्यादा होगा? खुद सोचो, घनत्व कब ज्यादा होगा? जब द्रव्यमान अधिक हो और आयतन कम हो, ठीक है। यह है, खुद सोचो, जब ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी। तो अब खुद सोचो कि भाई जैसे तुमने बर्फ, है ना, बर्फ को जमाया, सॉरी, पानी को जैसे जमाने का प्रयास किया तो बर्फ बनी। अब तुम जितना पानी लेते हो उससे ज्यादा अगर हम बात करें तो मैं ज्यादा स्पेस वाली या ज्यादा स्थान घेरने वाली बर्फ तुम्हें देखने को मिल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? केज लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसके कारण क्या होता है, उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यही कारण है कि आयतन बढ़ा तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। घनत्व क्या होगा? कम। क्योंकि ये जो देखो, ये है ना व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन है। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ये देखो, ये वाली वैल्यू है ना, कम करने की कोशिश करेगी। हाँ, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो, अच्छा, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। बहुत ही सिंपल है, तुम लोग बनाने की कोशिश करो, है ना। क्या है कि भाई 300 केल्विन है ना, 300 केल्विन है और 573 केल्विन है, ठीक है। अब इसका मुझे कमेंट में आंसर बताओगे तुम लोग कि कितना आंसर आ रहा है। अपने को बताना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। कैसे करोगे कि भाई जो 300 केल्विन है ना, इसमें से क्या कर दो, इसमें से -273.15 कर दो। क्या कर दो? -273.15 कर दो।
तो तुम्हारा क्या जाएगा, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। ये कर कर मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर हमारा आंसर ये आया। पक्का पक्का। चलो तो भाई बिना देरी करे अब आगे बढ़ते हैं ना, बड़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? भाई 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? तो खुद सोचो, जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही क्रॉस करेंगे तो वो जल जो है वो भाप में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो भाई ये तो 250 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसमें कौन सी अवस्था पे होगा, वाष्प पे होगा। तो हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफी उच्च ताप है, अतः इस ताप पर जल की गैसीय अवस्था भाप में बदल जाएगा। तो ये सॉरी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे दो कहानी होगी। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है ना, जल का क्वथनांक होता है। अब क्वथनांक पे क्या है, जल का क्वथनांक है ना, क्वथनांक है किसका, जल का। अब जल का क्वथनांक है तो यहां पर क्या होगा, जो जल है ना वो बदल रहा होगा किसमें, जल वाष्प में। किस पे, जल वाष्प में। अब ध्यान सुनना, जब जल है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में बदल रहा होगा, तो वही जल वाष्प ठंडी होकर वापस जल में भी बदल रही होगी। तो एक बात याद रखना कि जल जो है ना वो क्या है, द्रव है, और ये क्या है, जल वाष्प क्या है, गैस है। तो ये बात याद रखना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है ना, ये कौन सी अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में, साम्य अवस्था में। कि जितना जल जो है वो क्या कर रहा है, वो जल वाष्प में बन रहा है, तो वही जल वाष्प द्रव में भी बदल रही होगी। वही जल वाष्प जो है वो द्रव में भी बदल रही होगी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीय तथा गैसीय अवस्था में दोनों में, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है, ठीक है, और जो भाप है वो वापस किस में बदलने लगती है, जल में बदलने लगती है। दोनों अगर हम बात करें बोल सकते हो तुम कि दोनों स्टेट जो है वो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि बस बदल रही है, ठीक है, बदल ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ना, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, क्यों? देखो यहाँ पर गुप्त ऊष्मा वाला आ गया। जैसे कि मैं जल की बात करूँ तो जल को तुम जैसे गर्म करना स्टार्ट करोगे, जैसे डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा, तुम देखोगे जल का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, अब स्थिर हो जाएगा। क्यों स्थिर हो जाएगा? क्योंकि अब जितनी भी तुम ऊष्मा दोगे ना उसका यूज एक जगह पर होगा, अवस्था परिवर्तन में। मतलब ये है कि अभी हम गर्म कर रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, अब जल का तापमान है ना जो है वो स्थिर होने लगेगा, और वहां पर जो अब एक्स्ट्रा तो ऊष्मा तुम दे रहे हो उसका यूज कहाँ होगा कि वो जल जो है ना वो बदलने लगेगा भाप में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। मतलब वो गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा वाला फंडा आ जाएगा। तो वही कहानी है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली अतिरिक्त ऊष्मा या ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, या फिर बोल सकते हो गलन की गुप्त ऊष्मा, या फिर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। जल के केस में अपन किसकी बात करेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो किसमें वाष्प का निर्माण कर रहा है, ठीक है। चलो, वायुमंडलीय गैसों का द्रव में परिवर्तन करने के लिए किस विधि का कोई विधि समझाइए। तो देखो, गैसों को क्या करना है, अपने को द्रव बनाना है, मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करना है ना, गैसों का द्रवीकरण करना है, गैसों का द्रवीकरण करना है। तो गैसों का द्रवीकरण कैसे करते हैं, याद करो, अपन ने ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। गैसों का द्रवीकरण क्या है कि ढेर सारी गैस है, अब उनके कणों को द्रव बनाना है, मतलब सॉरी उनके उस गैस को अपने को द्रव बनाना है, तो क्या करना है, उनके कणों को पास पास लेकर आना, मतलब तुम प्रेशर लगाओ उसको तो कण पास पास आए। अब जब कण पास पास आते तो तुम्हें पता है कि ऊष्मा क्या होती थी, मुक्त होती थी, जिसके लिए अपने को टेम्परेचर क्या करना पड़ता था, कम करना पड़ता था, ठंडा करना पड़ता। तो भाई इसके लिए दो कंडीशन रखी थी हमने, कौन कौन सी? पहली कंडीशन यह है कि क्या हो, उच्च दाब हो, है ना, दाब उच्च हो, और जब ऊष्मा निकलेगी मतलब हीट निकलेगी तो निम्न क्या हो, निम्न जो हो वो क्या है, ताप हो। तो ये दो चीज अगर हो जाए तो काम हो जाए अपना। तो दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है।
विधि क्या है कि एक सिलेंडर लो, है ना, और वायुमंडलीय गैस को भरकर, है ना, उसके ऊपर पिस्टन से संपीड़ित करो, कंप्रेस करो, दाब लगाओ, ठीक है, तथा ताप को क्या करो, कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं और वह द्रव में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से लिक्विफिकेशन ऑफ गैस किया जाता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस किया जाता है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम लोगों से बनना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है गर्म, है ना, गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है, क्यों करता है? देखो गर्मी के दिनों में क्या होती है, आर्द्रता जो नमी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, और वाष्पीकरण की दर जो है वो बहुत अधिक होती है। आप खुद सोचो कि गर्म शुष्क दिनों में वायु की में नमी, है ना, आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो कूलर क्या करता है, कूलर क्या करता है भाई? तो क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर, है ना, वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में जब फैलती है तो ठंडक आ जाती है, ठंडक आ जाती है। तो मैं बहुत, अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण के कारण क्या आती है, शीतलता आती है। क्या आती है? शीतलता आती है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो गर्मियों में घड़ों का, है ना, घड़े का जल जो है वो ठंडा क्यों रहता है? ये वाले भी अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि उसके अंदर क्या होते थे, छोटे छोटे पोर्स होते थे, ठीक है, और वो पोर्स में क्या होता था, जो सतह पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते थे वो घड़े के अंदर जितनी भी, अगर हम बात करें, ऊष्मा उपस्थित होती थी उसको अवशोषित करके खुद वाष्पीकृत हो जाते थे उन पोर्स के थ्रू, उन छिद्र के थ्रू। तो घड़े में बहुत छोटे, बहुत अधिक संख्या में छिद्र, है ना, पोर्स होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है, ठीक है, हाँ, तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह से मटके के ऊपर, है ना, ऊपर पानी, है ना, बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में, है ना, जो वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती रहती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसीलिए मटके घड़े का जल जो है वो ठंडा रहता है। जैसे मैंने बताया कि भाई वो क्या करता है, जल से जो जितना भी अंदर जल है उससे क्या होता है, ऊष्मा जो है वो अवशोषित करता रहता है और खुद क्या हो जाता है, वाष्पीकृत होते रहते हैं। जो जल के, अगर बात करें, जो दीवार की तरफ जो जल उपस्थित होता है, जो लेयर उपस्थित होती है, और वो छिद्र में से निकल जाता है। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए था। चलो, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र पर हमारी हथेली ठंडी क्यों पड़ जाती है भाई? क्या रीजन है? तो क्या करता है भाई, एसीटोन जो है वो जैसे हमने हथेली के ऊपर उसको डाला तो वो क्या करेगा भाई, वो जितनी भी ऊष्मा है हमारे हाथ के ऊपर उपस्थित है उसको, उससे क्या करेगा, हीट को, अगर बात करें, अवशोषित करेगा, है ना, अब्जॉर्ब करेगा। और जैसे हीट अब्जॉर्ब करेगा तो हमारी इसमें से हीट की कमी होने लगी, ऊष्मा की कमी होगी, तो हमारा हाथ क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा और खुद अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाएंगे। तो वही है कि एसीटोन या पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि, है ना, इसके कण हथेली पर उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है और वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, हाँ भाई, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्यों पी लेते हैं? है ना, बहुत सिंपल सा रीजन था कि ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लेट की सतह को, है ना, क्षेत्रफल, है ना, कप की सतह के क्षेत्रफल से अगर बात करें अधिक होता है, जिसका जितना अधिक अगर हम बात करें सतह क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतना जल्दी होगा। या फिर अगर हम बात करें, हमने देखा था, है ना, वाष्पन की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो वाष्पन के लिए क्या होता था, जितना ज्यादा अगर हम बात क्षेत्रफल रखेंगे उतना जल्दी वो कोई चीज ठंडी होगी, ठीक है, उतना जल्दी वो इवेपोरेट होगी, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह से हम प्लेट या दूध पे चाय जल्दी पी लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन में हमने कई बार किया, मतलब अगर बात करें क्लास में किया हुआ है। गर्मियों के दिनों में, है ना, किस तरीके के कपड़े पहनना चाहिए? तो सूती कपड़े पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से, है ना, पसीने को अवशोषित कर देते हैं और वातावरण में उसको, अगर बात करें, वातावरण में उसको इवेपोरेट या फिर बात करें वाष्पन करने के लिए रख देते हैं। तो जैसे अपन ने सूती कपड़े पहने तो जैसे ही तुम पसीना आता है वो उसे अवशोषित करके, है ना, और वो जो पसीना होता है वो वातावरण में क्या हो जाता है, अगर हम बात करें, वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा निकल जाता है। तो गर्मियों में हल्के रंग वाले सूती कपड़े, है ना, पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते
तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिससे पसीना है ना अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। तो ये चीज जो है वो तुम लोगों को पता होनी चाहिए थी। ठीक है, हाँ भाई अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो अब इसका सिंपल सा है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो क्या करोगे भाई, इसमें से 273.15 लिखोगे और मेरे को कमेंट में बताओगे हर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो 273.15 इसमें से माइनस करो और जो भी आंसर आ रहा है वो मुझे तुम कमेंट में बताओ, तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको केल्विन में करना है भाई। अभी तो किस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो मैं इसको केल्विन में बताना है। केल्विन में करने के लिए क्या करोगे, 273 है ना, ऐड कर देना 273.15। ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला था कि जब भी अगर केल्विन में टेम्परेचर तुम्हें निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में क्या कर दो, 273.15 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना है ना अदृश्य हो जाता है। इसका रीजन क्या है, बड़ा ही सिंपल सा रीजन है कि नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है, नेफ्थलीन जो होता है, ठीक है, या फिर हमने बहुत सारी चीजें बताया था, अमोनियम क्लोराइड के बारे में हमने बात करी थी, या हमने बात करी थी किसके, एंथ्रासीन के बारे में बात करी थी, या फिर कपूर तुमने सुना होगा। तो ये जो है इनको है ना, अगर तुम जैसे ही है ना खुले वातावरण छोड़ते तो ये ठोस से डायरेक्ट अगर हम बात करें गैस में बदल जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ, जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। तो यही कारण है कि क्यों अदृश्य हो जाते हैं, तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा ये क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, और कुछ समय बाद ये ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन था जो तुम्हें पता होना चाहिए। हमें इत्र की गंध बहुत दूर तक देती है, क्यों भाई, तो इत्र जो है एक वाष्पशील द्रव होता है, और जैसे उसकी वाष्प बनती है वो क्या कर लेता है भाई, वो जो है अगर बात करें उसके कण जो है वो पूरे रूम में फैल जाते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर ये सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर तक हमारे पास तक पहुंच जाती है। चलो, निम्नलिखित में पदार्थों में उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे कम आकर्षण किस में होगा भाई, ऑक्सीजन में होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक गैस है। उससे अधिक किस में होगा, उससे अधिक होगा जल में। ठीक है, तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, और थर्ड नंबर चीनी, क्योंकि ये ठोस है। तो भाई ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे लिख दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर जल फिर चीनी। तो ये कारण है कि ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होगा, उसके बाद जो है वो द्रव में होगा जो हमारा जल है, और सबसे अधिक होगा चीनी में। ठीक है, क्योंकि भाई वो एक ठोस है जिसके बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। ठीक है, निम्नलिखित तापमानों पर है ना जल की भौतिक स्थिति बताना है। तो भाई 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये होगा द्रव। क्या होगा, द्रव। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना, यहां पर पानी बर्फ भी होगा और यहां पर पानी जल भी होगा। ठीक है, तो यहां पर तुम बोल सकते हो बर्फ जो है वो ठोस है ना, और जल जो है वो क्या है, द्रव है। तो मैंने तुम्हें लोगों को एक छोटा सा फंडा भी दिखाया था। क्या सिखाया था कि भाई साहब यहां पर ठोस है ना, और जो हमारा द्रव है, जो द्रव है वो कौन सी अवस्था में होगा, वो होगा साम्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा। ठीक है, हाँ भाई, वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर अगर हम बात करें तुम देखोगे यहां पर पानी होगा जल वाष्प में, और यहां पर पानी होगा किसमें, जल में। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है गैस, और ये जो है ये द्रव। ठीक है, तो ये हमें को दिखना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस बर्फ अवस्था तथा द्रवीय जल द्रवीय अवस्था में दोनों में ही हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तथा बर्फ का गलनांक है ना, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाई ये इसका क्वथनांक होता है, जहां पर जल है ना जल वाष्प में होगा, और अगर हम बात करें और होगा किसमें, जल अवस्था में।
द्रव्य अवस्था है ना या गैसीय अवस्था, दोनों में ही संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में भी परिवर्तित होता है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा था जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो, पुष्टि हेतु हमें बताना है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। कमरे का ताप अपन बात करते हैं कौन सी, कमरे का ताप कितना होता है, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ, और जल की अलमारी है ना, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। रीजन क्या है, देखो सन, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ठोस नहीं हो सकता। ठोस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। पर जल का जो अगर हम बात करें जो हमारा कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए द्रव होगा। ठीक है, साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, इसीलिए जल को है ना जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन में अगर बात करें उसका आकार ले लेता है। यही कारण है कि अगर हम बात करें ये द्रव है। ठीक है, लोहे का अगर हम बात करें, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो है अगर हम बात करें वो कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है, तो भाई ये पिघल तो सकता नहीं। इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है, यही कारण है कि ये क्या है, ये एक दृढ़ है अगर बात करें, रिजिड अगर बात करें एक वस्तु है। ठीक है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर है ना, करने पर जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। देखो ध्यान से, 273 केल्विन पर है ना, मतलब कितने की बात चल रही है, अगर मैं बात करूं तो सीधी सीधी 0 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है। ठंडा करने पर है ना, बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है, ऐसा क्यों। देखो यहां पर भी फंडा आ गया गुप्त ऊष्मा का। 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, ताकि गुप्त ऊष्मा इसलिए लेती है ताकि वो किसको, अपने आप को क्या कर सके, वो जल बना सके। ठीक है, हाँ, गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है। ठीक है, वो क्या करता है, अवस्था में परिवर्तन लाता है और वो क्या कर सके, मेल्ट हो सके, है ना, लाता है। फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा है ना 3.34 है ना इंटू 10 टू द पावर है ना 10 टू द पावर 5 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए 3.34 इंटू 10 टू द पावर है ना 5 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करती है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता। खुद सोचो, खुद सोचो, मेरे एक हाथ में जल रखा है, दूसरे हाथ में बर्फ रखा है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, बट बर्फ क्या कर रही है, बर्फ ऊष्मा ले रही है ना, उस गुप्त ऊष्मा को ले रही है, उससे तापमान नहीं बढ़ा रही है, उस गुप्त ऊष्मा का यूज ये हो रहा है कि वो अपने आप को पिघलाकर जल में परिवर्तित कर रही है। इसके कारण अब देखो अपने से ऊष्मा ले रही है, देखो समझ रहे हो, तापमान तो चेंज नहीं हो रहा, ऊष्मा लेकर वो अपनी अवस्था में परिवर्तन में लगा रही है, जिसके कारण है ना हमें शीतलता महसूस हो रही है। ठीक है, हाँ, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए था, यही फंडा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उबलते हुए जल अथवा भाप में है ना, भाप में से जलन की तीव्रता किस में अधिक होगी, तो ऑब्वियसली भाप में होगी। भाप में क्यों होगी, ध्यान से सुनो। क्या होता है कि जो जल है ना, जल जब उबलता हुआ जल है, ठीक है, तो जल में तुम देखोगे जल कन्वर्ट होगा किसमें, भाप में। अब भाप में तुम देखोगे कि जो अधिक अतिरिक्त ऊष्मा थी वो भाप के अंदर जा चुकी है, जिसके कारण वो वाष्प बन चुकी है ना, जो गुप्त ऊष्मा है। जैसे ही तुमने है ना जल को गर्म किया, ठीक है, तो जल को गर्म किया तो एक तापमान पर जाकर वो स्थिर हो गई। अब जो अतिरिक्त ऊष्मा है वो भाप में जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि भाई जो जल है वो अब अवस्था परिवर्तन कर रहा है, मतलब जल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वाष्प में। ठीक है, और जो अतिरिक्त ऊष्मा है वो वाष्प में जा रही है। ठीक है, और वो क्या हो जाए, अवस्था परिवर्तित हो गई। अब जैसे ही वाष्प भाप को तुम देखोगे तो उसके अंदर दो तरीके की एक ऊष्मा निहित है, वो कौन सी है, वो है गुप्त ऊष्मा। वो क्या है, गुप्त ऊष्मा, जिसका उपयोग हुआ था अवस्था परिवर्तन में। तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी तुम लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है,
चलो भाई, अब अगला देखते हैं। अगला है बड़ा ही प्यारा सा, अगला है बड़ा ही प्यारा सा। अगला क्या है, जब तुम ठोस को है ना गर्म करते हो है ना, और दाब में क्या करते हो, कमी रखते हो, तो वो किस में जाता है, गैस की तरफ जाता है। अच्छा, ठोस से द्रव क्या कहलाता है, जिसको तुम बोलते हो गलन या संगलन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, संगलन, संगलन लिख देते हैं। ठीक है, ए जो हो गया संगलन। अच्छा, द्रव से ठोस जो है वो क्या होता है, वो कहलाता है जमना। ठीक है, जिसको अपन फ्रीजिंग भी कहते थे। संगलन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, हाँ भाई, इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर हमारा अगर हम बात करें द्रव से गैस, क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। और गैस से अगर हम बात करें द्रव, कहलाता है संघनन। ठीक है, क्या कहलाता है, संघनन। ठीक है, फिर जो हमारा ठोस से डायरेक्ट गैस है उसको अपन बोलते थे क्या, ई को अपन बोलेंगे क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और गैस से डायरेक्ट ठोस जो कहलाता है वो कहलाता था निक्षेपण। क्या कहलाता है, निक्षेपण। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ये आंसर लिखा हुआ है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है, हाँ भाई, तो भाई है ना, इसी के साथ है ना इस क्वेश्चन को अपन समाप्त करते हैं, है ना, इस लेक्चर को अपन समाप्त करते हैं। अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको है ना एक इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में करूंगा और कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो चैप्टर से रिलेटेड थे, जो आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।